Assalamu alaikum. I hope you all are well. So today we are going to cover lecture number 32 of Object Oriented Programming, that is CS 304. सो इसमें हमारा जो मेन कॉन्सेप्ट है वो है जेनेरिक प्रोग्रामिंग. ठीक है, तो हम जेनेरिक प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट लेने से पहले ये देखते हैं कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, या लाइक इसमें क्या ज़रूरत है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हमें जेनेरिक प्रोग्रामिंग की. अब यहाँ पे देखें, फॉर एग्जांपल एक एरे हमने प्रिंट करवाना है. ठीक है, इंटीजर एलिमेंट्स का. अब आपने इसका सिंटेक्स नोट करते जाना है. सबसे पहले इसकी रिटर्न टाइप क्या है, वॉइड. ठीक है, उसके बाद प्रिंट एरे फंक्शन है और ये अपने अंदर दो पैरामीटर्स ले रहा है, एक पॉइंटर है और एक सिंपल वेरिएबल है. अब जो पॉइंटर है उसका नाम एरे है और एरे जो है वो पॉइंटर है टुवर्ड्स इंटीजर. कहने का क्या मकसद है कि ये एरे इंटीजर्स जो है वो स्टोर करेगा. ठीक है, और दूसरा है इंट साइज़, यानी कि एरे का साइज़ कि वो कितने डेटा एलिमेंट्स अपने अंदर स्टोर करेगा. ठीक है, अंदर हमने जब इसकी डिक्लेरेशन में आए तो हमने एक फॉर लूप जो है यहाँ पे यूज़ किया, और फॉर लूप में अंदर 3 स्टेटमेंट्स होती हैं, एक इनिशलाइजेशन, एक टर्मिनेशन और एक लाइक इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट की होती है. तो अब यहाँ पे देखें कि सबसे पहले इनिशलाइजेशन की इंट आई इज़ इक्वल टू 0, फिर इसकी टर्मिनेशन की कि जब तक आई जो है वो साइज़ से लेस देन है तब तक ये लूप चलता रहेगा, और आखिर में हर स्टेप में एक एक जो है वो प्लस भी होता रहेगा. ठीक है, हर लूप में. अच्छा, अब यहाँ पे सी आउट क्या होगा कि एरे जो है इसका लाइक सबस्क्रिप्ट में इंडेक्स है ना, इंडेक्स यहाँ पे आई क्या है, कोई भी इंटीजर वैल्यूज़ जो हम देंगे स्टोर करने के लिए उस एरे में. ठीक है, अच्छा अब ये तो था इंटीजर एलिमेंट्स को प्रिंट करवाने का. अब फॉर एग्जांपल आपके पास कोई ऐसी सिचुएशन आती है जिसमें आपको इंटीजर्स की जगह पे कैरेक्टर एरेज जो हैं वो स्टोर लाइक एरे में कैरेक्टर्स अल्फ़ाबेट्स वगैरह स्टोर करने पड़ जाते हैं. उसमें क्या होगा कि हम सेम अगेन उसी प्रोग्राम में एक और फंक्शन लिखेंगे, उसमें हम कहेंगे वॉइड प्रिंट एरे, बाकी सारा वैसे का वैसे रहेगा, बस जहाँ पे इंट होगा ना, लाइक ये पॉइंटर टूवर्ड्स इंट था, अब यहाँ पे इसको पॉइंटर टूवर्ड्स लाइक 4 डेटा टाइप जो कैरेक्टर डेटा टाइप है उसमें करते हैं. ठीक है, बाकी सारा कुछ वैसे का वैसा. अब फॉर एग्जांपल आपको कुछ टाइम के बाद उस प्रोग्राम में ज़रूरत पड़ती है कि नहीं, मेरा तो जो एरे है वो इंट और कैरेक्टर्स के अलावा डबल वैल्यूज़ जो है वो भी स्टोर कर सकता है. तो हम क्या करेंगे, फिर एक और फंक्शन हम राइट करेंगे, बाकी सारा कुछ सेम होगा, सिर्फ जो रिटर्न टाइप है वो डबल आ जाएगी. ठीक है, तो अब कहने का मकसद क्या है कि अब फॉर एग्जांपल ये तो सिर्फ हमने 3 केसेस स्टडी किए हैं. अब हो सकता है कि आपको थोड़े टाइम के बाद फ्लोट के लिए लिखना पड़ जाए, शॉर्ट के लिए लिखना पड़ जाए, और बहुत सारी लाइक जो डेटा टाइप्स हैं. तो ये हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, हम फंक्शन ओवरलोडिंग कर रहे हैं कि एक ही फंक्शन को हम डिफरेंट डेटा टाइप्स के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो ये फंक्शन ओवरलोडिंग है. ठीक है, अब फॉर एग्जांपल वो कह रहा है कि कभी होता है कि इंटीजर्स में हमें 1 2 3 4 5 की जगह ये हमें साथ इसका थोड़ा सा जो है ओवरव्यू चेंज करना पड़ जाए कि हमें फॉर एग्जांपल डबल कोटेशंस में या इस तरह से इसको जो है वो इनक्लोज करना पड़ जाए. तो हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें सारे फंक्शंस में बारी बारी जाके रिक्वायर्ड चेंजेस करने पड़ेंगे. ठीक है, तो ये जो है वो बेसिकली एक इशू है कि हमें फॉर एग्जांपल लाइक यहाँ पे जेनेरिक प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट इसलिए ज़रूरी है क्योंकि फिर ये प्रोग्रामर जो भी अगर प्रोग्रामिंग कर रहा है तो इसमें स्पेस भी ज़्यादा लगेगी कि हम एक ही तरह के फंक्शन को बार बार जो है ओवरलोड करके लिखी जा रहे हैं. ठीक है, स्पेस और टाइम और डेफिनेटली जो प्रोग्रामिंग एफर्ट है वो ज़्यादा यूज़ होगी. तो इस सारे को कम करने के लिए जो है वो जेनेरिक प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट जो है वो पिक्चर में आया. ठीक है, तो अब यहाँ पे एक एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने बात याद रखनी है कि इन सी प्लस प्लस एरेज देर इज़ नो चेक फॉर एरे बाउंड्स, वी कैन इंसर्ट एलिमेंट एट 100th पोजीशन इन एन एरे ऑफ साइज 10 ओनली. कि सी प्लस प्लस के जो एरेज हैं उनमें एक ड्रॉबैक है कि एरे बाउंड्स को चेक नहीं किया जाता. एरे बाउंड्स क्या होते हैं, एरे लिमिटेशंस. फॉर एग्जांपल अगर आपके एरे का साइज़ है ही 10 तो इसका मतलब है कि वो 10 से ज़्यादा एलिमेंट स्टोर ही नहीं कर सकता. लेकिन सी प्लस प्लस के जो एरेज हैं वो जो है वो इस तरह का कोई लॉजिकल एरर नहीं शो करते, और वो 100th पोजीशन पे भी कोई ना कोई एलिमेंट स्टोर करने की कोशिश करेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि प्रोग्राम कंपाइल तो हो जाएगा, हाउ एवर दिस विल रिजल्ट इन एबनॉर्मल टर्मिनेशन ऑफ द प्रोग्राम ऑन एग्जीक्यूशन. के आपके पास अनएक्सपेक्टेड जो है वो अनएक्सपेक्टेडली टर्मिनेट हो जाएगा, प्रोग्राम एंड हो जाएगा. ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे एक क्लास बना ली एरे की. इसको ओवरकम करने के लिए इसमें दो जो है वो डिक्लेयर किया, एक वेरिएबल है इंट साइज़ और एक पॉइंटर है टूवर्ड्स इंट. अच्छा अब यहाँ पे इसी तरह अब अगर एक डबल के लिए बनानी हो तो हम पॉइंटर टूवर्ड्स डबल कर देंगे. इसी तरह अगर बोलियन लाइक ट्रू फॉल्स के लिए यस नो के लिए बनानी हो तो फिर हमें एक और क्लास लिखनी पड़ेगी एंड ऑल दैट स्टफ. तो इस सब हेडेक से बचने के लिए जो है वो जेनेरिक प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट जो है वो राइज हुआ. अब इसके एडवांटेजेस क्या हैं, सबसे पहले कि ये रीयूजेबल होता है कि हम कोड को बार बार रीयूज़ कर सकते हैं डिफरेंट डेटा टाइप्स के लिए. उसके अलावा ये लिखे जाने में कम टाइम लेता है और इसको मेंटेन करना जो है वो ईजी होता है. ठीक है,
अच्छा, अब उसके अलावा जेनेरिक प्रोग्रामिंग का जो कॉन्सेप्ट है ना, कि हम फंक्शन ओवरलोडिंग के बजाय हम एक ही कोई फंक्शन ऐसा लिखें जो सारी की सारी डेटा टाइप्स के लिए यूज़ किया जा सके ज़रूरत के मुताबिक, वो टेम्पलेट्स के ज़रिए से किया जाता है। अब टेम्पलेट्स बेसिकली क्या हैं, दो तरह की होती हैं, एक होती हैं फंक्शन टेम्पलेट्स और एक होती हैं क्लास टेम्पलेट्स, ठीक है। अब फंक्शन टेम्पलेट्स कब यूज़ होंगी और क्लास टेम्पलेट्स, फंक्शन टेम्पलेट्स तब यूज़ होंगी जब हमने कोई जनरल फंक्शन लिखना होगा, जैसा कि प्रिंट एरे जो हम सबसे ऊपर देख कर आए हैं। और इसी तरह क्लास टेम्पलेट्स किसी जनरल क्लास को इम्प्लीमेंट करने के लिए यूज़ होगी, जैसा कि ये वाली एरे क्लास जिसकी हम बात कर रहे थे अभी, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पे आ गई आपके पास फंक्शन टेम्पलेट्स की बात। अब फंक्शन टेम्पलेट्स जो हैं उनकी डिक्लेरेशन के कितने तरीके हैं, यहाँ पे 3 मेथड्स जो हैं वो आपको दिखाए हुए हैं, एक ये है, एक ये है और एक ये है। अब इन तीनों में थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है। आप देखें, सबसे पहले तो आपने ये कीवर्ड माइंड में रखना है, टेम्पलेट। अक्सर एमसीक्यू में आ जाता है टेम्पलेट ये कैपिटल टी से शुरू हुआ होता है, तो आपने ये माइंड में रखना है कि C++ में जो कीवर्ड टेम्पलेट है वो स्मॉल टी से स्टार्ट होता है, ठीक है। उसके बाद ये एंगल ब्रैकेट्स यूज़ होंगे और उसके बाद क्लास टी, फिर एक फंक्शन नेम, जैसे हम प्रिंट एरे फॉर एग्जांपल लिख रहे थे ऊपर, और इसकी रिटर्न टाइप आ गई वॉइड। अच्छा जी, अब यहाँ पे देखें कि पैरामीटर्स में ये टी लाइक जो भी ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था, लाइक क्लास जो थी क्लास टी, वो आपने लिखी और फिर इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया एक्स, ठीक है। इसी को लिखने का दूसरा तरीका है कि टेम्पलेट और बाकी सारा वैसे का वैसा, क्लास की जगह आप टाइप नेम लिख दें। अब ये टाइप नेम बेसिकली क्या है, ये कोई भी डेटा टाइप है, यानी कि इंट, फ्लोट, कैरेक्टर, डबल एंड ऑल दैट। इसी तरह इसी सारे मेथड को, टेम्पलेट को के सिंटेक्स को लिखने का एक और तरीका, ये एक और सिंटेक्स है कि वो सपोज़ कोई ऐसी सिचुएशन आती है, आपके पास दो या दो से ज़्यादा क्लासेस होती हैं, तो हम क्लास टी कोमा क्लास यू कोमा एंड ऑल दैट ऑनवर्ड्स जो है वो चलते रहेंगे। और इसी तरह जब हम इसके आर्ग्यूमेंट्स लिखने लगेंगे, आर्ग्यूमेंट पास करेंगे फंक्शन के, तो टी एक्स, इसी तरह क्लास यू का ऑब्जेक्ट बना दिया वाई। इसी तरह अगर यहाँ पे वी क्लास होती तो उसका ऑब्जेक्ट आप बना दें जेड फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक हो गया। अच्छा जी, तो अब इससे क्या फ़र्क पड़ा कि देखें, जो हमारे पास ऊपर कोड था फंक्शंस का, उसमें हमने क्या किया कि हमने ऊपर टेम्पलेट जो है वो ऐड कर दी टाइप नेम टी की। अब ये, और यहाँ पे इसी तरह हमने जैसे ऊपर कहा कि भाई लिखने के 3 तरीके हैं, तो टाइप नेम की जगह बेशक आप क्लास टी कर दें। तो अब इससे क्या फ़र्क पड़ेगा कि यहाँ पे देखें कि एक डिफरेंस आ रहा है। ये देखें, पहले हमारे पास यहाँ पे था इंट, करेक्टर, डबल, फ्लोट, अब यहाँ पे हमने उसको टी से रिप्लेस कर दिया। अब टी जो है वो जेनेरिक टेम्पलेट्स के लिए यहाँ पे ओवरऑल यूज़ हो रहा है। इससे क्या होगा कि लाइक वो कंपाइलर देखेगा, अगर तो यूज़र ने जो है वो इनपुट दिया है इंट, तो वो इंट में इसको चेंज कर देगा, अगर वो डबल देगा यूज़र तो वो डबल में इसको चेंज कर देगा, अकॉर्डिंगली जो भी सिचुएशन होगी उस वक्त, ठीक हो गया। अच्छा जी, अच्छा, अब एक्सप्लिसिट टाइप पैरामीटराइजेशन। अब अगर फंक्शन टेम्पलेट क्लास के पास अगर ख़ुद से कोई पैरामीटर नहीं है, तो हमें एक्सप्लिसिटली डिक्लेयर करना पड़ता है, हमें ख़ुद से लिखना पड़ता है। अब ख़ुद से कैसे लिखा हुआ है, फॉर एग्जांपल ये क्लास टी थी, अब और उसका एक ऑब्जेक्ट बनाया, और फिर हमने यूज़र को कहा कि स्ट्रीम एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर से सी इन के ज़रिए से हमें एक वैल्यू दे दो एक्स की, ठीक है, और एक्स की वही वैल्यू जो है वो कंसोल पे शो हो जाएगी। अब यहाँ पे देखें कि ये एरर क्यों आ रहा है। अब ये गेट इनपुट जो है, ये इसलिए एरर आ रहा है कि यहाँ पे हमने डेटा टाइप इसकी डिक्लेयर नहीं की। तो यहाँ पे देखें कि शॉर्ट में भी अगर ये आ जाता है, तो ये वाला जो एरर है इसको आपने कैसे रेक्टिफाई करना है, कैसे ठीक करना है। ये देखें, गेट इनपुट और बाकी सारा वैसे के वैसे, सिर्फ आपने ये गेट इनपुट के बाद और पैरेंथेसिस से पहले आपने डेटा टाइप डिक्लेयर कर देनी है कि आप यूज़र से किस फॉर्म में जो है वो लेना चाहते हैं, आपकी जो डेटा टाइप है वो, ठीक है। सो दैट वाज ऑल अबाउट पार्ट 1 ऑफ चैप्टर नंबर 32। इसमें अगर कोई कन्फ्यूजन रह गई हो तो यू कैन ऑलवेज ड्रॉप अ कमेंट एंड आई विल आंसर योर क्वेश्चंस। थैंक यू।